पूछते हैं पहले आपसे कंसल्टेंसी वाले कि भाई आपकी प्रेफरेंस क्या है, चीज़ें क्या हैं। तो भाई मेरी दोनों कोई प्रेफरेंस नहीं थी, मेरा तो बस ये था भैया बाहर भेज दो, बाहर भेज दो। मैं तो रोती थी दीदी प्लीज़ बाहर भेज दो, बट आ गए यार भगवान की दुआ से, ठीक है। तो भाई बाहर आ गए और रोना आ जाता है। तो भाई बाहर आ गए, ठीक है। और फिर प्रोसेस क्या था यार, उन्होंने ना काफ़ी सारे मुझे लिस्ट दी आईडीपी वालों ने कॉलेजेस की। टोरंटो साइड में थे कोई, भाई नोवा स्कोशिया के भी दिए थे उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं ये सिटी के दिए थे। ओंटारियो में कई सिटीज़ हैं जिनके उन्होंने मुझे कोर्सेज दिए थे, ठीक है। तो मेरे को ये थोड़ा सही लगा फैंशो कॉलेज, तो मैंने फैंशो कॉलेज चूज़ करा और मैंने ऑटिज्म एंड बिहेवियर साइंस ले लिया। तो मेरे को यही था कि यार 1 साल करके अपना कोर्स, अपना वर्क परमिट ले लेना, ठीक है, और फिर भाई काम करना। वो टॉपिक है अलग है, उस पर बाद में बात करूँगी। मैंने कोर्स चूज़ कर लिया, मेरी जो एजेंट थी मैंने उससे बोल दी मैं ये कोर्स लेना है। मैंने अपने फील्ड से मिलता जुलता ही लिया, मैंने ऑटिज्म एंड बिहेवियर साइंस कोर्स ले लिया था। फिर बात आती है कि भाई आपको कॉलेज ऑफ़र लेटर भेजेगा, आपने वो कोर्स ले लिया। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ती है, एप्लीकेशन के लिए कोई फ़ी नहीं लगती। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो भाई $100 लेते हैं या $150, डिपेंड कॉलेजेस टू कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो भाई मैंने फैंशो चूज़ करा था, तो मेरी कोई फ़ी नहीं लगी थी, एप्लीकेशन कोई फ़ी नहीं थी, मुझे ऑफ़र लेटर आ गया था। एंड उस ऑफ़र लेटर पे मेंशन होती है डेट की, डेडलाइन कब की है। यार कई बार ऐसा होता है ना, जब आप कहीं भी किसी भी एजेंसी से करा लेते हो ना, तो ये बात भी सच्चाई है कि भाई कोई फेक लोग भी होते हैं, वो आपको कुछ भी दे देते हैं, फिर आप यहाँ आते हो आपको वो चीज़ें नहीं मिलती। ये सच्चाई है, मेरे कई लोग जानकारी में हैं भाई जिनके साथ ऐसा हुआ है। बट IDP इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड वन कंसल्टेंसी जिस पे आप रिलाई ऑन कर सकते हो। मैं बोल रही हूँ, सोचो मैं आई हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आप कर सकते हो उस पर रिलाई ऑन, ठीक है। तो भाई ऑफर लेटर आ गया, ठीक है। फिर उस पर डेट वगैरह मेंशन थी कि आपको कितनी फ़ीस देनी है। कान तो उसी में खड़े हो जाते हैं भैया, फ़ीस तो बहुत लगती है। तो भाई पहले देनी होती है आपको आधे सेमेस्टर की, है ना। तो भाई वही था, आधे सेमेस्टर की फ़ीस दी। अब मेरा था फॉल इनटेक, सितंबर इनटेक में आई हूँ मैं, 2024 सितंबर इनटेक। और मैं थोड़ी लेट आई हूँ क्लासेस शुरू होने से पहले, क्योंकि यार मेरा वीज़ा नहीं आया था। मैंने 1 महीने पहले वीज़ा अप्लाई करा था, वो एक कहानी बहुत अलग है, ठीक है। और मैंने यही सोचा था कि जैसे ही मेरा वीज़ा आ जाएगा ना, मैं उसके बाद व्लॉग बनाना शुरू कर दूँगी। बट यार बैक टू बैक इतनी चीज़ें होगी ना, आज मुझे 1 साल बाद टाइम मिला है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो सोच लो यार फिर कितना ही टाइम लग जाता है। बट एक कॉन्फिडेंस आया है भगवान की कृपा से। कोशिश करूँगी कि यार मैं डेली व्लॉग डालूँ और जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ना, मैं उतनी आपको बताऊँ। एंड कहाँ थे हम, हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने ऑफर लेटर पे से आधी फ़ी पे करी। तो मेरे को जहाँ तक याद है मोटा मोटा मैंने जून जून हाँ जुलाई की मेरे पास डेडलाइन थी 1 सेमेस्टर की फ़ी पे करने की। आपके ऑफर लेटर में सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है। मैंने वो फ़ी पे करी। अब फ़ी पे कैसे करनी होती है यार, या तो ना आप इनका डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र कर दो, जो भी आपका कॉलेज है, ये आपको पूरा एक पर्चे पे दे देते हैं कि ये अकाउंट नंबर है, ये IFSC कोड है, भाई ये अपनी ब्रांच है, यहाँ पे जाना, ये करना। या तो आप पूरा एक पेपर बनवा लेना, सारी चीज़ें करना, चेक दे देना, या फिर डायरेक्ट डिपॉजिट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आपको सब कुछ पेपर पे मिल जाएगा, ठीक है। कभी उसके लिए भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं वो भी बना दूँगी। क्योंकि ऑलमोस्ट सारे काम खुद करे हैं, पापा के साथ जाती थी, सारी चीज़ें देखती थी, क्योंकि यार मेरे से खाते जोड़ी होती नहीं है। बट यहाँ के मैं फिर भी सीख गई हूँ। मेरी कैलकुलेशन में गणित बिल्कुल मत पूछना, रो दूँगी, बिल्कुल नहीं आता, बहुत नालायक हूँ मैं गणित में, ठीक है। ज्ञान पिलने में बहुत तेज हूँ। तो तो भाई ये चीज़ हुई, चीज़ें भी देखी। भाई मेरा एक तो अकाउंट बहुत महान था, मेरा जो बैंक अकाउंट था एक बहुत महान फेमस बैंक अकाउंट, समझ गए, SBI। तो भैया कोई काम सुबह निकल गए बखत तो ठीक है, बन गया काम। उसमें भी मेरे को बैठना पड़ता था 2-2 3-3 बजे तक, ठीक है। फिर उनका लंच भी तो हो जाता है, SBI वालों का लंच तो तुम्हें पता ही है फिर। तो ये सारी चीज़ें थी भाई। फिर भाई बहुत बहुत टाइम लग जाता था,
कभी दे रहे हैं, आधी फ़ी दे रहे हैं, कभी कुछ, ठीक है, कभी पेमेंट डिक्लाइन हो जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वो उनके एंड से SBI में ग्लिच भी बहुत थे भाई, सच्ची बता रही हूँ आपको। दे दी, फ़ीस पूरी हो गई, फिर भाई वो आपको एक और भेजते हैं लेटर, आई गेस भेज तो देते हैं वो आपको, जैसे आप फ़ीस दे देते हो ना, उसके 1 हफ़्ते बाद भेज देंगे आपको, 3-4 दिन बाद भेज देंगे जब उनको, क्योंकि फ़ी अमाउंट भी जाने में 1 हफ़्ता लग जाता है। मतलब 10-11 दिन आपके मान लो कहीं नहीं गए, आपकी फ़ीस इंडिया से वहाँ तक जाने में, क्लैरिफिकेशन आने में, आपके पास ईमेल बैक आने में, सारी चीज़ों में टाइम लग जाता है। फिर भाई दूसरी पेमेंट आ गया, दूसरा इनवॉइस आ गया मेरे पास, दूसरे सेमेस्टर की भी भरने की। फिर दूसरे सेमेस्टर की भी फ़ीस भरी मैंने, ठीक है। मेरी जो टोटल फ़ीस थी ना, वो आप ये लगा लो दोनों सेमेस्टर की मिला के 20,000 कैनेडियन डॉलर। तो 20,000 कैनेडियन डॉलर आप मोटे मोटे लगा लो, ठीक है। मैं बात करूँ तो 10 लाख 12-13 लाख से ऊपर ही मान लो आप, ठीक है। और भाई एक पेरेंट्स जब वो उतने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ना एक कोर्स के लिए, तो टाइम चाहिए होता है। ज़्यादा हेकड़ी मारने की कोई ज़रूरत है नहीं घर वालों के सर पे बैठ के कि ये नहीं करा मेरा, वो नहीं करा, फलाना नहीं करा, डमकाना नहीं करा, ढक्कड़ नहीं करा, कोई चीज़ें में इनका फ़ायदा नहीं है दोस्तों, सच्ची बता रही हूँ मैं। दिल में ना अपने ये दिमाग में बिठा लो चीज़ें। आपका असली प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये तो आपने कॉलेज की फ़ी दे दी, चीज़ें कर दी, सब कुछ कर दी, हाँ ठीक है। अब आपको प्रोसेस शुरू होता है वीज़ा का, जो मेन प्रोसेस है। ये तो आपने फ़ीस दे दी। सबसे पहले ना कॉलेज में आपको फैन शो का रूल है कि आपको $2,300 देने पड़ेंगे, जो कोई 1.5 लाख समथिंग के अराउंड होते हैं, कि आपकी सीट बुकिंग। चोचले हैं, कुछ नहीं है सच, बट आपको ये करना पड़ता है इंडिया से, ठीक है। यहाँ पे भी है, इनफैक्ट अभी भी यहाँ पे भी रूल है। अगर आप यहाँ पे भी रह रहे हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात बता रही हूँ, आपको $2,300 देने ही पड़ेंगे, ठीक है, डिपॉजिट करने पड़ेंगे। वो इनका एक शगुन मान लो, शगुन के तौर पे लेते हैं, बट लेते ज़रूर है, मानते नहीं भाई। तो अपने इनवॉइसेस दे दिए जो मैंने आपको बताया। ये बात मुझे खैर आपको पहले बतानी चाहिए थी, बट हाँ मैंने ये भी कर दिया। एक सेमेस्टर की फ़ीस पहले दी, फिर दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस दी मैंने अपनी, हाँ अगस्त स्टार्टिंग तक दे दी थी मैंने अपनी। मैं थोड़ी डेडलाइन पास कर चुकी थी, बट फिर मैंने इनसे एक्सटेंशन मांगा था, इन्होंने दे दिया था, तो मैंने फिर दूसरे सेमेस्टर की भी दे दी। तो मेरी पूरी फ़ीस होगी वहीं से। इतना ही नहीं था, फिर GIC। मेरे टाइम पे GIC डबल हो चुकी थी। पहले जाती थी 6 लाख GIC, ठीक है, 10,000 कैनेडियन डॉलर जाते थे आपके, ठीक है, GIC में। अब इन्होंने कर दी डबल, 20,000 कैनेडियन डॉलर, एक और वांडा, ठीक है। एक पॉइंट में ना मेरे को फिर भी लग रहा था कि यार मेरे मम्मी पापा की यार इतने पैसे लग रहे हैं यार, सारी चीज़ें रहेगी, मेरे दिल में ये टाल मारते, ठीक है। बट ना हिम्मत नहीं तोड़ी यार कभी। मेरे पापा ने माना ठीक भाई, ठीक है, डिसीजन लिया है ना तो उस पर रहो, जान है, सभी सारी चीज़ों की अरेंजमेंट हो जाएगी, टाइम लगता है, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी यार भोले बाबा सच्ची यार, मतलब आज भी ना रोना आ जाता है चीज़ें सोच के, कैसे क्या हुआ, कितनी चीज़ें हैं। बट बहुत ग्रेटफुल हूँ यार, बहुत, मतलब भगवान का हाथ है कि चीज़ें ना हो गई, जैसी चाहिए वैसी हो गई। तो क्या हुआ भाई, फिर आपको वो फंड्स भी वहीं से दिखाने होते हैं, ठीक है। अब अगर चाहते हो उसके लिए भी वीडियो बनाओ कि GIC अकाउंट कैसे होता है, कैसे ओपन करवाना होता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके, उसमें कितना अमाउंट चाहिए होता है, कितना शो करना होता है, कैसे आपको रिसिप्ट बैक मिलेगी कि हाँ आपके GIC अकाउंट में पैसे चले गए हैं, तो बताना भाई, वो भी बता दूँगी। अभी मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा बता रही हूँ। तो आपका GIC अकाउंट क्रिएट होता है, ठीक है, यहाँ कनाडा में, वहीं से बैठे बैठे बैंक अकाउंट है, ठीक है। वो या तो भाई RBC में हो जाएगा, या ICIC में हो जाएगा, या एक स्कोशिया बैंक है उसमें हो जाएगा, किसी में भी, इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। तो मुझे सजेस्ट करा था भाई मेरी एजेंट ने, जो IDP से थी, उसने यही बोला था कि भाई ICIC बैंक में करा लो। उसमें कराया, वो हो गए 20,000 कैनेडियन डॉलर भरे भाई, ठीक है, GIC की, कि जो मेरी यहाँ पे सेविंग्स होगी, जो मेरा यहाँ पे घर खर्चा चलाएगी, दिनचर्या चलाएगी, कि मैं जिससे खा पी सकूँ, मैं यहाँ रह सकूँ, मेरे रहने के पैसे वो उन सब चीज़ों में जाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी GIC सेव कर लेते हैं, अपने अपने अगले कोर्स की फ़ी दे देते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ 1 ईयर का कोर्स लेके आते हैं, फिर अपने जब उन्हें अगला कोर्स जब वो स्टार्ट करते हैं, तब वो अपनी GIC की अमाउंट जो होती है वो यूज़ करते हैं, राइट। फिर भाई ये चीज़ें हुई, वो भी हो गया।
अब मेरा डिले कैसे हुआ कि यार मेरी पेमेंट ना थोड़ी पूरी नहीं हो पा रही थी, मुझे टाइम लग गया भाई। यकीन मानोगे मैंने ना लिटरली मेरे ही को आना था यहाँ 3 सितंबर से पहले ही, क्योंकि 3 सितंबर से ना मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी, ठीक है। और मैं आई हूँ 9 सितंबर को, देख रहे हो। और क्योंकि मैंने वीज़ा करा था लेट अप्लाई, ठीक है। मेडिकल एग्ज़ाम कराना था, ठीक है। मेडिकल एग्ज़ाम कराया, मेडिकल एग्ज़ाम्स की रिपोर्ट आई, मैंने जून में करा लिया था मेडिकल एग्ज़ाम तो। एंड फिर उसके बाद हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। वीज़ा की अलग फ़ीस होती है भाई, में हमारे 250 कैनेडियन डॉलर लगे थे वीज़ा की फ़ीस के भी, ठीक है। जो तुम्हारे मान लो मोटे मोटे 16-17 हज़ार रुपये लग जाते हैं, ठीक है, इंडियन रुपीज़ में। तो भाई वीज़ा के लिए अप्लाई करा, फिर का आता है सारे उसमें आपको डॉक्यूमेंट डालने होते हैं, आपका ऑफर लेटर डालना होता है, आपका मेडिकल एग्ज़ाम, हाँ एक मेडिकल एग्ज़ाम भी होता है भाई, मेडिकल एग्ज़ाम देना पड़ता है वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले, ठीक है। जब आप वो अप्लाई करोगे, अब वो आपकी सेहत के ऊपर डिपेंड करता है, आपका पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, जैसा भी जो भी आता है वो आपको एज इट इज़ डालना होता है। उसमें भाई 3-5 मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी IRCC को पहले भेज देते हैं, ठीक है। IRCC को पहले आपका मेडिकल रिजल्ट भेज देते हैं, उसके बाद आपके पास आता है, तो ज़्यादा शानीपंती करने की ज़रूरत है नहीं। तो जो भी आपकी हेल्थ में चीज़ें हैं वो आएंगी ही आएंगी। तो उसके बाद जब वीज़ा अप्लाई करा था तो उसमें टाइम लगता है, उसमें क्लियरली था कि भाई एटलीस्ट 2 महीने पहले तो अप्लाई करो, एटलीस्ट 3 महीने पहले तो आप अप्लाई कर ही दो। मैंने करा 1 महीने पहले अप्लाई, अगस्त के स्टार्टिंग में अप्लाई करा था यार मैंने। बायोमेट्रिक आ जाता है, फिर जैसे आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो ना, आपके 1 हफ्ते बाद आपका बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट आ जाती है, ठीक है। किसी किसी की 2-3 दिन में भी आ जाती है, बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट आ जाती है, जहाँ पे आप अपना फिंगरप्रिंट वगैरह सारी चीज़ें करके आते हो, सारी चीज़ें दिखाते हो, करते हो, ठीक है। वो भी आपका सही आना चाहिए, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड सब चेक होता है कि भाई आपने ज़्यादा खपीटरपंती तो नहीं करी रखी ना इंडिया में, वो चीज़ें हैं कि आप क्यों जा रहे हो, वो सब चेक होता है A to Z सारी चीज़ें, भाई वो भी करा दिया। फिर आता है एट लास्ट आपका वीज़ा। भाई ऐसे बॉडी इतनी ज़्यादा मतलब गूज़बम्स आते थे बॉडी में, जब भी ईमेल खोलती थी ना, ईमेल देखती थी, ऐसे गूज़बम्स आते थे कि यार वीज़ा तो नहीं आ गया, वीज़ा की ईमेल तो नहीं आ गई, ठीक है। फिर क्या आई, सबसे ज़्यादा क्या आई, ठीक है, लगा कि नहीं लगा यार, भगवान की दुआ से लग गया था, ठीक है, वीज़ा लगा भाई। वो ईमेल आई, जो खुशी मिलती है ना उस टाइम पे, मतलब अत्यंत है, मैं उसको वर्ड्स में कभी भी ज़िंदगी में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, ठीक है भाई। वो लगा, देन भाई पापा की ये चीज़ थी कि बेटा जब आपका वीज़ा लग जाएगा ना, तब मैं बुकिंग कर दूंगा फ़्लाइट की। मेरे को ये था पापा पहले कर दो कि फिर एट टाइम पे करोगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, और पैसे लगाने की जी में नहीं थी भाई, बिल्कुल सच्ची। मेरे को यही था कि मेरे मम्मी पापा के कम से कम पैसे लगे। देख लो दोस्तों, मक्खियाँ यहाँ भी नहीं जीन दे रही, कितने भी महंगे तो महंगे पैसे लगा लो, कहीं भी चल जाओ, कुछ चीज़ें अनिवार्य हैं, वो वहीं की वहीं रहेंगी। तो भाई क्या हुआ कि आया वीज़ा, फिर पापा ने बोला कि ठीक है भाई, सब खुश थे, मम्मी खुश, पापा खुश, बहन भाई खुश, सारे जो भी खुश। और भाई मेरी बहन का तो बिल्कुल भी ना लाइक रोना, ऐसा रोई है ना, क्योंकि उसे लग रहा था भाई अभी भी इनका कुछ नहीं होना, ये बैठे रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। बट हो गया था भाई, वो बहुत रोई है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। एक फाइनली होगी चीज़ें, पहुँच गए। फिर उसके बाद भाई जैसे ही वीज़ा है, फ़्लाइट बुक करी, इटा एयरवेज करी थी पापा ने, ठीक है। वहाँ बच्चे भाई एयरपोर्ट पे छोड़ने, भाई कौन नहीं आया था, मुझे सब एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे यार, ठीक है। आज भी वो दिन याद है पूरा, ठीक है। मैं कब से डालना चाहती थी ये सारी ब्लॉग, फिर भाई यहाँ पहुँच गए। यहाँ की ज़िंदगी की कहानी बिल्कुल अलग थी, और वो कहानी अभी जाननी है यार, मैं ना बना नहीं चाहती ये सारी वीडियो कि बायोमेट्रिक का प्रोसेस क्या है, GIC काउंट क्या है, और कितना प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है, कैसे अप्लाई करना होता है। अगर चाहते हो तो बता देना, मैं वो सारी वीडियोस भी डाल दूँगी। तो मेरी कहानी यही थी, मैं तो ये स्टेप्स फॉलो करके यहाँ पहुँच गई, और फिर यहाँ रह रहे हैं अभी, ठीक है। 1 साल हो गया है, बाकी चीज़ आपको और बता देंगे, ठीक है। हर हर महादेव। दे रहे हैं, चैनल को फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अच्छी लग रही है वीडियोस तो बताना भाई बढ़िया लग रही है, बनाते रहो और बना देंगे, ठीक है। बाकी साथ रहे। हर हर महादेव, जय बाबा की।